नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में दशोक वानखेड़े। मुंबई जरा चलते हैं। मुंबई में आज ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर खेल के खिलाफ, 1 करोड़ मतदाताओं के साथ फर्जीवाड़े के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतरने वाले थे। यह ऐलान किसी एक पार्टी का नहीं था। महाविकास अघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस सब साथ थे और इनके साथ मुंबई में एक और ताकत जुड़ गई थी जो कम से कम मुंबई में तो अपनी शक्ति प्रदर्शन जब करती है तो सत्ता हिल तो जरूर जाती है। राज ठाकरे मुंबई के बाहर हो न हो असर, लेकिन अभी मुंबई में जान बची है जाते जाते भी। तो राज, उद्धव, शरद पवार, कांग्रेस सब के सब ऐलान किए थे सत्य मार्च का ऐलान। 1 तारीख सत्य मार्च और सड़कों पर लाखों लोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। ऐसा घबराए मोदी, शाह, ज्ञानेश, फडणवीस सब ऐसा घबराए कि इस मार्च को परमिशन नहीं मिली। लेकिन परमिशन न मिलने के बावजूद जो अभी लेटेस्ट मैंने फुटेज देखी, वहां पर सड़कों पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे ने सबको धता बताते हुए परमिशन वगैरह को सामान्य रेल के डब्बे में सफर करके जो है वहां तक जाने का फैसला किया और पहुंच गए मौके पर। खैर, मामला महाराष्ट्र मुंबई सत्य मार्च का है, तो मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो 10% होगी भाऊ के मुकाबले। तो भाऊ को लाइए, फटाफट जोड़िए। स्वागत है भाऊ। बस मैं हेडलाइंस दिखा दूं और सीधा फिर आपके हवाले। लाइए भैया हेडलाइंस। मुंबई एमवीए के सत्य मार्च को नहीं मिली इजाजत, उद्धव, राज और शरद पवार को होना था शामिल। नेक्स्ट, चुनाव आयोग के खिलाफ एमवीए और एमएनएस के सत्य मार्च को पुलिस की परमिशन नहीं। नेक्स्ट, मुंबई में विपक्ष का विराट सत्य मोर्चा आज, वोट चोरी और मतदाता घोटाले पर होगा आक्रामक, लेकिन नहीं हो पाया। लाइए जरा संजय राउत। हालांकि संजय राउत की सेहत ठीक नहीं है, तो सभी लोग उनको अभी आजकल सेहतमंद होने की शुभकामना दे रहे हैं, लेकिन संजय राउत ने भी ट्वीट किया, दिस विल बी द हिस्टोरिक, revolutionary and decisive. Maharashtra has always shown the way to the country. The spark is visible, igniting. जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने देश को हमेशा दिखाया है रास्ता, लेकिन महाराष्ट्र भी रास्ता भटक गया है। अब ये रास्ता दिखा पाएगा, क्योंकि सरकार तो दिखाने नहीं दे रही है रास्ता। अब जो महाराष्ट्र रास्ता देश को दिखाया है, उस महाराष्ट्र को मोदी ने अगर काबू में कर लिया है, तो ये महाराष्ट्र के लिए सोचने का विषय जरूर है कि महाराष्ट्र मोदी के काबू में है, सत्य मार्च नहीं निकल पा रहा है। आगे आइए, विजय वडेट्टीवार को सुनवाइए। है महाविकास आघाड़ी है, राज ठाकरे, जितने भी विरोधी पार्टियां है वो सब शामिल है। ये वोट चोरी करके, बेईमानी करके इन्होंने सत्ता हथिया है। ये चोरी पकड़ी गई है, फिर भी इलेक्शन कमीशन ये सुनने को तैयार नहीं है। उनको इशारा देने के लिए कि अभी सुधर जाओ, वरना चुनाव होना मुश्किल हो जाएगा। और बेईमानी करके अगर ये चुनाव जिता देंगे आप सरकार का या एक पॉलिटिकल पार्टी का पार्टनर बनकर, तो यह गद्दारी है, देश के साथ में, डेमोक्रेसी के साथ में धोखा है। यह इशारा देने के लिए आज का मोर्चा है। अरे आज तुम्हें एक हिंदी करा, एक बिहार चुनाव में एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो जाहिर किया, 1 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा, साथ ही 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा किया। वाह वाह, अभी तक क्या झकमारी कर रहे थे क्या? 20 साल क्या कर रहे थे? किसकी चुन रहे थे वो अभी तक? तो ये सब जो है, ये इलेक्शन में बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। ये धंधे बंद कर देना चाहिए। अभी जैसा कि यहाँ पे किसानों को कर्ज मुक्ति करके मुकर गए, वैसा ही वहाँ पे मुकर जाएंगे। जनता अभी ये झांसले से, जुमलों से फंसने वाली नहीं है। बहुत इनकी जुमलोबाजी हो चुकी है। अब जुमलोबाजी से जनता अब उब गई है और इनको इनकी जगह दिखाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी निजी
की राय बताते हुए कहा कि फिर एक बार आरएसएस पर बंदी लगनी चाहिए। वो देखो, ये तो सच है कि ये बिना रजिस्टर का पक्ष है, निधि बटोरते जा रहा है, पैसा बटोरते जा रहा है, रखता कहाँ है मुझे पता नहीं, इसका अकाउंट कहाँ होता है, इसका ये सब बातें जो आती है कि जब जिस संगठन का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो उस संगठन का जो काम चल रहा है बांटने का लोगों को, धर्मों को, तो उस हिसाब से अगर उनके वक्तव्य है तो सही है। वक्तव्य सही है, लेकिन उसके लिए कर्तव्य भी होना चाहिए, कृतित्व जिसको कहते हैं, कृतित्व भी। उसके लिए अकेले कमरे में फडणवीस के साथ नहीं बैठना होता है। खैर, चलिए आगे आगे दिखाते हैं राज ठाकरे का विजुअल। राज ठाकरे जो है वो पहुंच गए। ये देखिए विजुअल्स हैं। ऑडियो खोल दीजिए। ऑडियो अगर है, हाँ खोल दीजिए। जहां से मार्च होना था, बेसिकली ये मार्च जो है मेट्रो सिनेमा से, अब वहां पर भौगोलिक रूप से कहाँ क्या है वो तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मेट्रो सिनेमा से लेकर के महापालिका मार्ग होते हुए आजाद मैदान तक जाना था। 1 बजे का टाइम रखा गया था और पुलिस ने 350 जवान, 70 अधिकारी और जो है SRPF की 4 प्लाटून तैनात कर दी थी। हर प्लाटून में 20 जवान होते हैं, 4 प्लाटून मतलब 80 जो है SRPF के जवान थे। लेकिन इसके बावजूद, सब तैनाती के बावजूद, पुलिस ने कहा कि रैली के लिए अनुमति नहीं दी गई है। यदि बिना अनुमति के मार्च निकालते हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये राज ठाकरे के पहुंचने की, उस समय वहां पहुंचने की तस्वीरें हैं। अब सीधा भाऊ के पास। भाऊ, ये खौफ तो दिख रहा है दिल्ली से मुंबई तक। भाऊ, ये खौफ दिख रहा है कि ज्ञानेश और चुनाव आयोग अगर इसके खिलाफ संवैधानिक विद्रोह भी हो गया, क्योंकि गैर संवैधानिक पे तो तुरंत यूएपीए दौड़ जाते हैं। मैं कह रहा हूं संवैधानिक विद्रोह। विद्रोह कई तरह के होते हैं, उसके लिए पढ़ना लिखना जरूरी होता है, वडनगर में पढ़ाई करना जरूरी होता है। संवैधानिक विद्रोह में जो है आप सविनय अवज्ञा कर सकते हैं, जो गांधी जी ने किया था। संविधान के दायरे में रह करके आप सरकार के खिलाफ असहयोग कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, मार्च निकाल सकते हैं, अनशन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जो ऐलान हुआ सिर्फ एक मार्च का ऐलान था, 1 तारीख को सत्य मार्च, और डर इतना कि परमिशन नहीं दी गई। देखिए आशीष जी, ये बात तो तय है कि महाराष्ट्र में चोरी के मतों की सरकार है, क्योंकि लोकसभा के नतीजे, विधानसभा के नतीजे एकदम विपरीत आए। लोकसभा के नतीजे, विधानसभा के नतीजे विपरीत 3 महीने के अंदर आते हैं, लाडली बहना में हम सब मानने को तैयार है। लेकिन मतदाताओं की सूची में इतनी भारी तादाद में वृद्धि कैसी होती है 3 महीने में, ये सवाल है। हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्जी मतदाता कैसे जुड़े, इसकी कहानियां, रोज वीडियोज आ रहे हैं मार्केट में। जब से राहुल गांधी जी ने सेंट्रल बेंगलोर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी का 1,02,52 फर्जी वोट प्रूफ के साथ दिखाए, उसके बाद हर कॉन्स्टिट्यूंसी में महाराष्ट्र के होने लगा। लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद भी, लोकसभा के बाद जब मतदाता सूची में भारी तादाद में लोग बढ़े, इसको लेकर पनवेल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को के मत सूची को स्क्रूटिनाइज किया गया, विश्लेषित किया गया और उसमें बहुत फर्जीवाड़ा हो गया। इसलिए चुनाव आयोग को लिखा गया। चुनाव आयोग ने इसमें कुछ टस से मस नहीं किया। उसके बाद मुंबई उच्च न्यायालय चले गए। मुंबई उच्च न्यायालय ने भी कहा कि इसमें गड़बड़ी है, इसको ठीक करो। चुनाव आयोग ने वो भी नहीं की। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पे जब फिर कोर्ट गए तो चुनाव आयोग ने कहा कि अब विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं, इसी सूची पर विधानसभा चुनाव होंगे। कम से कम पनवेल के एक उदाहरण से तो ये बात बिल्कुल सबूतों के साथ सामने आती है कि हाईकोर्ट ने भी कहा कि इसको ठीक करो। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव प्रोसेस चालू हुआ है। अब सवाल आता है कि अब स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा तो हुई नहीं। स्थानीय निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में भी है, स्थानीय निकाय के चुनाव केरल में भी है। जहां आपको
स्थानीय चुनाव आपके राज्यों में तो आपको सूट होते हैं, क्योंकि फर्जी मतदाता पे आप विधानसभा लाए तो आप स्थानीय निकाय भी लाएंगे। लेकिन विपक्ष ने जब देखा कि ये फर्जी मतदाता सूची में बहुत फर्जीवाड़ा है, आशीष, यदि आपके थाली में मक्खी गिरी हुई हो तो नहीं निगला जाता भाई। सामने देख के कैसा निकल जाएगा? आप बाकी जगह तो आपने रोक दिया। महाराष्ट्र में आपने कहा कि नहीं, यहाँ चुनाव स्थानीय चुनाव है, इसलिए यहाँ चुनाव की मत जो एसआईआर है वो नहीं हो सकता। तो फिर वो एसआईआर यदि यहाँ नहीं हो सकता तो फिर वो यूपी में कैसा हो सकता है, वो केरल में कैसा हो सकता है? वहां भी स्थानीय निकाय के चुनाव है। और यदि वहां हो सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि महाराष्ट्र में मत चोरी से लोकसभा में मार खाने के बाद मत चोरी से विधानसभा में बैठे। अब उस मत चोरी को जस्टिफाई करने के लिए लोकल बॉडीज ने जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उसमें आपको जीत दर्ज करना जरूरी है। यदि लोकसभा में बुरी तरह से मार खाए और लोकल बॉडीज में भी मार खाए तो फिर बीच में जो आपकी जीत है इस पे और एक मोहर लग जाएगी कि ये चोरी की जीत है। उसके बाद अभी अमित शाह आके गए, उन्होंने कहा कि मुझे डबल इंजन की नहीं, मुझे ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। केंद्र में भी हम है, राज्य में भी हम हैं, अब स्थानीय निकाय को भी हमको लेना है। और इसी फर्जीवाड़े पे यदि चुनाव हुआ तो सबने यही कहा कि आप एसआईआर करवाइए ना, आप इसको सूची को ठीक कराइए। सबसे पहले सूची को ठीक कराइए। ये डुप्लीकेट जो मतदाता है, ये भारी तादाद में एक जगह पे एड्रेस पे मतदाता है। मतलब बताओ, एक शौचालय पे मतदाता है, सुलभ शौचालय में मतदाता है। राज ठाकरे ने कहा कि वो बीएलओ तब फॉर्म भरवाने गया था कि जब वो अंदर अपनी काम कर रहा था। उसका जस्टिफाई कलेक्टर साहब देते कि शौचालय के पास एक बिल्डिंग है, इसलिए शौचालय का एड्रेस दिया। उस बिल्डिंग का एड्रेस क्या है? उस बिल्डिंग के लोगों के आधार कार्ड पे एड्रेस क्या है? उस बिल्डिंग के मतदाताओं के बैंक अकाउंट में एड्रेसेस क्या है? वहां यदि किसी का पासपोर्ट बना होगा तो क्या सुलभ शौचालय एड्रेस होगा? ऐसा कई फर्जीवाड़े सामने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप चुनाव, जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव पिछले 3-4 साल से नहीं हो रहे, जब 4 साल रुक रहे तो और 6 महीने रुक लीजिए, 2 महीने रुक लीजिए, एसआईआर करवाइए, मतदाता सूची ठीक करवाइए, ताकि हम भी हमारे बीएलओ साथ में लगाए, बीएलए साथ में लगाए, हम भी हमारे लोग साथ में लगाए। हम भी देखें कि कुछ मतदाता जो ऐड हो गए हैं फालतू के, उसको 20-25 हजार मतदाता यदि किसी एक आध कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐड हो गए तो ये होगा। लेकिन इनको पता है कि यदि मतदाता सूची रेक्टिफाई हुई तो ये वहां बुरी तरह से हार जाएंगे। वैसा ही सरकार ने जुमलेबाजी के भरोसे सरकार जीती है, और जुमलेबाजी अब लोगों के गले नहीं उतर रही है। सरकार ने कहा था कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। अब सरकार कहती है कि हम अब जून में देखेंगे। एक कमेटी बनाई परदेसी साहब के हाथ के अंदर। ये परदेसी कौन है? ये परदेसी ऐसे ब्यूरोक्रेट है जो देवेंद्र फडणवीस के गोद में बैठे हुए हैं। ये वो ब्यूरोक्रेट है जिसकी मानसिकता ये है कि नेता जो कहे वही सही है। मैं इस परदेसी के बारे में इसलिए कह रहा हूं कि एक दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ महाराष्ट्र सदन में। उस कार्यक्रम में कुछ सवाल जवाब थे और परदेसी साहब स्टेज पे थे। तो मैंने परदेसी साहब को एक जवाब पूछा कि जब आईएएस अधिकारी काम करता है तो उसमें कितना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। उनका जवाब देख के इस देश के तमाम आईएएस अधिकारी जो सिंसियरली काम करते हैं उनका सर शर्म से नीचे चला जाएगा। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कोई नहीं होता, नेता हर 5 साल बाद उनको चुनाव जीतना होता है, आईएएस अधिकारी को नहीं। इसलिए नेता जो कहे वो करना चाहिए उसको, चाहे संविधान में बैठता हो। मतलब आगे तो यही सोचें कि संविधान में बैठता हो नहीं बैठता हो। कार्यपालिका का काम क्या है? संविधान के अनुसार चलना, कानून के अनुसार चलना। यदि विधायिका में यानी कोई मंत्री को नहीं पता तो उस मंत्री को बता देना कि ये कैसे होती है चीजें। मंत्री ने कहा इसको टेंडर दो, वो इलिजिबल नहीं हो तो भी टेंडर देना, क्योंकि मंत्री को 5 साल बाद चुनाव जीतना होता है और आईएएस अधिकारी को नहीं। तो मंत्री तो अपने मनमानी से, उसको तो क्या संविधान और क्या कानून और क्या मानता है।
इस देश के मंत्री को, जो कल तक फाइनेंस मिनिस्टर था, वो एविएशन बनता, उसको मालूम नहीं कि 18 सीटर क्या होता है, डबल इंजन क्या होता है, बोइंग और एयरबस में फर्क क्या है, रनवे की लेंथ क्या होती है, नाइट लैंडिंग सिस्टम क्या होती है। ये अधिकारियों को मालूम होती है, मंत्री को थोड़ी मालूम होती है। एक मंत्री को बना के उठा के बना जाता था, वित्त मंत्रालय बना जाता है, उनको पता ही नहीं होता वित्त में क्या है। जल संसाधन मंत्री मंत्रालय ऐसा जाता है कि जिसने कभी जीवन में समुद्र नहीं देखा हो। तो सवाल ये है कि अधिकारियों का काम होता है, लेकिन जो परदेशी की मानसिक संरचना ऐसी है कि वो कहता है कि नेताओं को 5 साल में चुनाव जीतना होता है, इसलिए नेताओं जो कहे वो करना चाहिए, वो इंटरफेरेंस नहीं मानना चाहिए। उस नेता की, उस प्रदेश की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। ये सरकार आके करीब करीब 1.25 से 1.5 साल हो गया है। चुनाव में बोला था कि सत्ता में आते ही हम कर्ज माफी करेंगे। 1.5 साल तक कर्ज माफी के बारे में इस सरकार ने सोचा भी नहीं। और जब किसानों का आंदोलन हुआ, नागपुर ब्लॉक हुआ, तब इन्होंने कहा, और उस आंदोलन में हमने पहले भी कहा था कि एक कमेटी बन जाएगी, बच्चू कडू अपना डील कर लेंगे, ये जाएंगे मुंबई में बात करेंगे, अपना अपना निपटा लेंगे और किसानों को भगवान भरोसे छोड़ देंगे। इसमें परदेशी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। अब उसमें कमेटी में कौन कौन रहेंगे? किसानों के लोग रहेंगे, किसान रहेंगे, 2-4 किसान का परिवार को भी मेंबर रख लो जिन्होंने अपनी जीवन समाप्त कर दिया। अब वो कोई तो भी एक कमेटी आएगी, उसकी एक रिपोर्ट आएगी। अब वो रिपोर्ट ये कहेगी कि किसानों को कर्ज माफ करने से काम नहीं होगा, किसान फिर से कर्ज न ले, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था करने के लिए 10 साल का एक खाचा खींचा जाएगा और बोला जाएगा 10 साल तक सरकार ये करेगी कि 10 साल बाद आपको कर्ज ही नहीं लेना पड़ेगा। लगा दिया पलीता फिर से। तो ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। किसानों की बढ़ती हुई रोज जो मृत्यु है, दर भयानक है। 16 से 20 का एवरेज है पर डे का। अतिवृष्टि से पूरा मराठवाड़ा, पूरा विदर्भ पानी के नीचे है। आपस में तीनों पार्टियां कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी, अजित पवार की पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ वक्तव्य दे रहे हैं और बिलो द बेल्ट जाके हिट कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त है। पुलिस ही इज्जत लूटने पे लगी हुई है महिलाओं की। जब ये ऐसा पूरा ये वो है, तो कौन मतदाता इनको मत देगा? महाराष्ट्र का बहुत सारा पैसा केंद्र में अटका हुआ है, लेकिन ये मांगने की औकात नहीं। मुख्यमंत्री वहां जाने के बाद चेयर पे नहीं बैठते दिल्ली के आंखों के सामने, क्योंकि उनकी अनुकंपा से ही ये यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं। ये क्या मांगेंगे पैसा? ये क्या मांगे? विधायक बोले तो इनको बाहर निकाल दे। पेशवाई के चलते पूरा महाराष्ट्र त्रस्त है। मैं अभी भी महाराष्ट्र में हूं, आज रात को पहुंच रहा हूं दिल्ली। मैं पश्चिम महाराष्ट्र का मैंने दौरा किया। भयावह स्थिति है। जहां बाढ़ नहीं है वहां की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे में जब आपको पता है कि केंद्र ने कुछ नहीं किया, राज्य ने कुछ नहीं किया, और अब मतदान किस बात से मांगेंगे, तो अब चुनाव वही जीतेंगे जैसा विधानसभा जीता, फर्जी मतदाता सूची से। इसलिए एसआईआर नहीं महाराष्ट्र में। और विपक्ष लगा हुआ है कि किसी हालत में मतदाता सूची में रेक्टिफाई करेंगे, पुराने फर्जी मतदाता सूची पे हम चुनाव नहीं करवाएंगे। इसलिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, पूरा इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ, और मुंबई में ताकत किसकी है? शिवसेना की ताकत है। शिवसेना का सिंबल भले ही एकनाथ शिंदे के साथ चला जाए, और ताकत, जनमानस की ताकत किसके पास है? ये वो आज भी उद्धव ठाकरे के पास है। ठाणे के आगे नील है शिवसेना। नहीं तो जो भाजपा शिवसेना की उंगली पकड़ के राजनीति में महाराष्ट्र के ऊपर चढ़ा है, मुंबई में शिवसेना एकनाथ शिंदे तय करते कि क्या होना है। लेकिन एकनाथ शिंदे के शिवसेना को 5-10% भी सीट मिलेगी कि नहीं पता नहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में। ये उनकी औकात है, क्योंकि ठाणे के आगे नहीं है। मुलुंड में भी मार नहीं कर सकते, जो ठाणे से सटा हुआ है मुंबई का क्षेत्र। मुंबई में कौन है? उद्धव ठाकरे है। मुंबई में कौन है? राज ठाकरे है। राज ठाकरे के पास सीटें नहीं है, लेकिन आज भी जनमानस है, यूथ जुड़ा है उनसे।
हाँ। इन दोनों भाइयों ने इकट्ठा आकर और पूरा इंडिया गठबंधन का तड़का, लाखों के तादाद में लोग रास्ते पे हैं। राज ठाकरे खुद लोकल से वहां पहुंचे हैं प्रदर्शन स्थान पर। उनको पता था कि मैं गाड़ी से आऊंगा तो नहीं पहुंच पाऊंगा। शरद पवार इतने वृद्धावस्था में एक व्याधि से ग्रस्त है कि जो लोग बेड से नहीं उठ सकते, वो 84 साल का युवा भी रैली के लिए निकल पड़ा है। और अब पुलिस ने कहा कि हम नहीं देंगे परमिशन, वो मुंबई के लोगों को असुविधा होगी। इतनी असुविधा तो प्रधानमंत्री के आने के बाद भी होती है, तो बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी का आना जाना। अमित शाह के रोड शो बंद करवा दीजिए मुंबई में। तो अब ये अड़े हुए हैं कि हम तो मोर्चा किसी भी हालत में निकालेंगे। 4 मुख्य मांगे हैं। एक तो ये मतदाता सूची रेक्टिफाई करे, भले ही 6 महीने बाद, कोई चुनाव इसके पहले नहीं होना चाहिए। रेक्टिफाई, क्योंकि जो डबल नाम जाट दो डबल हुए हैं वो पहले रेक्टिफाई करो। एक मतदाता 4 जगह पे थोड़ी देगा मतदान। पुराने सूची पे किसी भी हालत में नहीं होगा, और चुनाव 6 महीने भी आगे चला गया तो हमको कोई परवाह नहीं, लेकिन मतदाता सूची बगैर चुनाव नहीं होने देंगे। ये कुछ मांगे हैं उनकी। अब उसमें कई प्रारूप के, एक गोंधळ करके एक विधा होती है, जैसे आपके यहाँ नॉर्थ इंडिया में, हमारे यहाँ जागरण होता है, रात को भजन होता है, भजन संध्या। तो गोंधळ एक भगवान के सामने एक भजन का एक प्रारूप है गोंधळ। तो वो गोंधळ भी, जहां सभा स्थान है वहां गोंधळ भी होगा, और गोंधळ अपील करेगा चुनाव आयोग को कि भाई रेक्टिफाई कर, ये सूची ठीक कर। एक व्यक्ति यमराज के ड्रेस में आ गया है वहां पे। तो उसको पत्रकारों ने पूछा कि अरे तुम यमराज बन के क्यों फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आए हो? बोले फैंसी ड्रेस में नहीं, मैं यमराज हूं। मैं उन लोगों के लेने आया हूं जो 170 साल उम्र हो गई फिर भी अभी पड़े हुए हैं यहाँ पे, मतदान कर रहे हैं हर साल। वो कैसे गलती से रह गए पीछे, मैं उनको लेने आया हूं। मतलब मोखरी हो रही है चुनाव। उन्होंने कहा कि ये कौन सा लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है? और 60 साल तक सिर्फ रोड पे विरोध करने वाला बीजेपी अब रोड पे विरोध करने को वो नौटंकी कहता है। देश के आजादी से लेके सत्ता में आने तक लगातार ये आंदोलन ही करते रहे, विरोध ही करते रहे कांग्रेस सरकारों का। ये रास्ते पे ही स्ट्रगल करते रहे, और आज ये कह रहे हैं कि ये विरोध असंवैधानिक है, जनता को तकलीफ होती है। जब आप कर रहे थे तो क्या जनता को भांगड़ा कर रही थी? तकलीफ तब भी हो रही थी, लेकिन कांग्रेस ने तब संविधान की इज्जत रखी। विरोध का अधिकार था, संविधान ने दिया हुआ, तो आप करें। लेकिन आज विरोध करेंगे। अब ये, और मैं एक और भी आगे बताता हूं, सपोज ये निकल गया जुलूस, तो हो सकता है मुंबई उच्च न्यायालय से तुरंत एक निर्णय आ जाएगा, जुलूस जाए वही रुक जाए। साठे मैडम जैसे जज बैठे हैं जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, जैसा सुओ मोटो उन्होंने लिया नागपुर के बेंच ने। न्यायपालिका की निर्लज्जता देखिए। नागपुर के लोगों को असुविधा होती है ये दिखता है, लेकिन पूरे विदर्भ की 29 जिलों में लाखों के तादाद में किसानों को असुविधा हो रही है। 2 टाइम की रोटी नहीं है, 20-20 रोज जिंदगियां चली जा रही है। उसके प्रति न्यायपालिका को सुनाई नहीं देता। वो सुओ मोटो लेके सरकार को नहीं पूछती। ये फर्जीवाड़ा सारा दुनिया को पता पड़ रहा है, वो न्यायपालिका को नहीं दिखाई देता। हमने सूर्यकांत जी की बेंच का भी डिसीजन देखा। हमने सूर्यकांत जी के बेंच को बिहार का एसआईआर के बारे में टिप्पणियां करते हुए देखा। अब वो मुख्य न्यायाधीश बन के आएंगे, उसके बाद तो केस लगेगा, एडमिट ही नहीं होगा। वह किसानों का आंदोलन कोर्ट के नाम से खड़ा कर दिया, या जरंगे का आंदोलन, कोई भी विरोध हो, हाई कोर्ट को आगे कर देते हैं। हाई कोर्ट कौन है? हाई कोर्ट सरकार के कुकर्मों का कवच कुंडल है। लगता तो ऐसा ही है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि चलते रैली में नोटिस आ जाएगा।
लेकिन ये अब जुलूस निकल चुका है, ये जो है ये क्या शक्ल लेगा पता नहीं। नहीं, लेकिन पुलिस की रोक से क्या होता है भाऊ, कि पुलिस की रोक से फर्क तो पड़ता है। लाखों की संख्या में आने वाले लोग जब ये पढ़ेंगे कि पुलिस ने अनुमति नहीं दी, तो घर बैठ जाएंगे। उनको ये उम्मीद नहीं करता है आदमी ना कि पुलिस की रोक है, अब कहाँ जाएंगे, अब तो सब हो गया। तो वही पहुंचते हैं जिनका बिल्कुल मतलब जो लोकतंत्र और संविधान के लिए बिल्कुल अपने नेता के पीछे खड़े हैं, वही लोग निकल पाते हैं। एक तो ये है। दूसरी बात इनको है कि जनता को दिक्कत होगी। अरे जनता को तो एक ही आदमी से दिक्कत है। सर्वे करवा लीजिए, पुलिस वाले जो पुलिस कमिश्नर और जितने लोग हैं, इनकी इनकी निगरानी में सर्वे में करवाने के तैयार हो, इनकी निगरानी में सर्वे करवाएंगे। जनता को ज्ञानेश कुमार से दिक्कत है, हटा दो। ज्ञानेश कुमार से दिक्कत है। जनता को तो आपके काका से दिक्कत है, आकाश से, हटा दो। मुंबई आने से जनता को दिक्कत है। क्या है दिक्कत? पुलिस, मीडिया, नौकरशाही, ये सब के सब मिलकर के। मैं आपको एक आर्टिकल इसको रखा था मैं कि हो सकता है अलग चर्चा में लाए, लेकिन इसी में दिखाना जरूरी हो गया। अब स्क्रीन पर क्या वो करेंगे, स्क्रीन पर चलिए आ ही गया। ये देखिए एबीपी है और उस चैनल का मैं लाया हूं जिस चैनल से आपका बड़ा गहरा जुड़ाव रहा है, आनंद बाजार पत्रिका। मतलब एक वो था, ब्रांड था कि हाँ चलो यहाँ पर तो कम से कम कुछ अच्छा करेंगे। ये देखिए इनको पामेरियंस को, गिद्धों को, पिल्लों को, जो भी इनको कहिए, ये एसआईआर पूरे देश में बवाल है। इसने क्या छापा है, कम से कम या तो ऊपर लिख देता है एडवर्टीजमेंट, फील्ड से सर्वर तक सीक्रेट ट्रैकिंग, एसआईआर में बारीकी से पकड़ी जाती है कैसे पकड़ी जाती है हर गड़बड़ी। अब अंदर पूरा है, मैं पढ़ूंगा, 2 मिनट लूंगा, दर्शक सुने ये कैसे। इसलिए कि इन खबरों को आप लोग पढ़ करके प्रभावित होते होंगे। क्या लिखता है? बिहार में संपन्न एसआईआर के बाद 12 राज्यों में एसआईआर होगी, अब शुरुआत हो गई। इसमें क्या होता है? क्या आपने सोचा है कि मतदाता सूची में जो लाखों नाम होते हैं उनमें कैसे परखा जाता है एक एक को, कि कोई नाम दोहराया न जाए, कोई फर्जी नाम न बचे, कोई असली वोटर छूट न जाए। ये सब काम अब गुपचुप तरीके से लेकिन बेहद सटीक तरीके से हो रहा है। इस पूरे अभियान का नाम है एसआईआर। मैं आगे नहीं जाऊंगा इसके बकवास पर, लेकिन क्या कहा है कि जिसका नाम है एसआईआर उसका मतलब क्या है कि कोई नाम दोहराया न जाए। इसके दोहराए जाने के 75 उदाहरण हैं और कोर्ट तक जा चुके हैं। कोई फर्जी मतदान न बचे, फर्जी मतदान न बचे का सबूत आपने देखा है, इसी बिहार में ही देखा है। आज की तारीख में फर्जी मतदान, फर्जी मकान नंबर, फर्जी बाप का नाम, फर्जी पति का नाम, ये है इसी ट्रैकिंग से आया है, इस ट्रैकिंग से आया है। कोई असली मतदाता छूट न जाए। सूर्यकांत के सामने, जो अगले सीजीआई होने जा रहे, सूर्यकांत के सामने जिंदा लोग खड़े थे। माय लॉर्ड, मेरे माई बाप जिंदा है, देख लो, और हमारा नाम नहीं है। ये आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप का चैनल, इसका मालिक जो भी हो आप व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे, लेकिन और मैं जितना जानता हूं, सुना हूं चर्चाओं में कि बहुत वो आदमी बड़ा मानसिक रूप से मजबूत है, बहुत कभी ईमानदार हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में मुझे कहा जाए तो गिद्धों का वो नेता बन चुका है। अगर उसके संस्थान में आशीष जी, मैं थोड़ा आपको रेक्टिफाई करूंगा। आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप में हर पत्रकार का सपना होता था, जैसा मेरा भी था, कि मैं वहां काम करूं। तब आनंद बाजार पत्रिका के मुखिया अविक सरकार थे, जो पत्रकारिता में एक माइलस्टोन माने जाते थे। लेकिन भाइयों में झगड़ा हो गया, अविक सरकार को बोर्ड से निकाल दिया गया और बाकी छोटे भाई ने शायद कब्जा कर लिया। और उसके बाद पतन चालू हो गया। जिस अविक सरकार के सिर्फ झलक पाने के लिए मैं एबीपी से जुड़ा था, वो अविक सरकार अब एबीपी से पूरे ग्रुप से पूर्ण रूप से आउट है। उनका कोई लेना देना नहीं है। तो नतीजा भी सामने है। नतीजा सामने है। आज जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, मुझे मतलब शर्म आती है मुझे। ये एबीपी लिख रहा है कि गुप्त रूप से होता है। तो फिर ये जो हमको चुनाव आयोग बताता है कि इतने लाख बीएलओ, इतने लाख वॉलंटियर, इतने लाख लोगों ने काम किया, वो फर्जीवाड़ा है, झूठ बोल रहा है चुनाव आयोग। जब गुप्त सीक्रेट तरीके से आप काम कर रहे हैं
तो ये फॉर्म भरवाते हैं सबके सामने चौड़ा होके, यही गलत है। चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार ने क्यों माना, जब बोला था ममता दीदी ने कि 2 एपिक नंबर कैसे है, तब उन्होंने क्यों माना कि हाँ गलतियां हो गई है? क्यों माना? ये चाटुकारिता का अंतिम मतलब क्या बोलते हैं उसको, चाटुकारिता की सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। यदि चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंसी करता और इतनी गुपचुप तरीके से और सर्वर और ट्रिक और सीक्रेटली, तो सर्वोच्च न्यायालय को आधार कार्ड क्यों नहीं यूज करते ये बोलना नहीं पड़ता। चुनाव आयोग उन 11 सर्टिफिकेट को नहीं मानता जिसमें से 3-4 सर्टिफिकेट तो यूपी बिहार के लिए तो लागू ही नहीं होते। चुनाव आयोग तो इतना सोते हुए नींद में काम करता है कि वो सर्टिफिकेट मांग लेता है कि जो उस राज्य में लागू भी नहीं होता। चुनाव आयोग अपने आप को इस देश के मतदाता को इस देश का नागरिक साबित करने में लगा हुआ था, जो उसकी ड्यूटी नहीं है कतई। तो अमित शाह का मंत्रालय क्या भजन करेगा? ये ऐसा फर्जीवाड़ा सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए होता है। इसीलिए इस चैनल का हाशिया 7वें 8वें नंबर पे है अभी। नहीं, तो नंबर गेम तो ये सब किसी नंबर लायक नहीं है। मैं तो एक के बाद, अभी आप महाराष्ट्र पे हम लोग थे, महाराष्ट्र में एसआईआर नहीं होगा। जहां पर अपोजिशन डिमांड कर रहा है कि मतदाता सूची दुरुस्त करो, वहीं एसआईआर नहीं होगा। भाई साहब, एक अध्यादेश जारी कर दीजिए कि इस देश में विपक्ष जो कहेगा हम उसका उल्टा करेंगे। एक अध्यादेश जारी कर दो। इतने सवाल हैं इस देश में भाऊ, ज्ञानेश कुमार, मोदी, सब पर कितनी भी सवाल हम उठा लें। देखिए आशीष, एक आपको बिहार प्राइमरी में मेरा है, एक प्राइमरी सवाल है। हाँ बताइए, बोले सबको हम करते, सब पर सवाल हटा, सब पर सवाल बहुत सारे उठाते हैं। सिर्फ इस देश की मीडिया, हम पहले एक दिन कह रहे थे, आप और हम चर्चा में थे कि इस देश की मीडिया 1 सप्ताह या 3 दिन खाली सच दिखा दे, सब दुरुस्त हो जाएगा। मैं आज अपने आप को और थोड़ा सा जो है संशोधित कर रहा हूं कि इस देश की मीडिया प्रतिबंधित कर दी जाए। हफ्ते भर में नहीं, लेकिन 15 दिन में पूरा देश सही हो जाएगा। क्योंकि झूठ फैलाने वाला जो तंत्र है वो बंद हो जाएगा ना, फिर झूठों को तो जनता देख लेगी। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल बरगलाने वाले, भ्रमित करने वाले और गुमराह करने वाले लोग कम से कम दिखना बंद कर जाएंगे, जो पूरे दिन गुमराह करते हैं। आपको एक खबर और बता दूं, खाली जोड़ रहा हूं। हमने 2 दिन से चर्चा की, मोकामा में एक बहुत बड़े मतलब प्रभावशाली नेता की हत्या हुई, दुलाल चंद यादव। हम मैं पहला कार्यक्रम किया था तो उसके परिवार वालों का, उसके साथ जुड़े लोगों की बाइट भी सुनवाई थी हमने। विजुअल नहीं दिखा सकते थे, बाइट सुनवाई थी। और बहुत सारी बाइटें ऐसी हैं जिसमें मतलब बहुत ज्यादा आक्रोश है, वो हम सुनवाई नहीं हमारे पास है। पोता दुलाल चंद का पूरा डिटेल में बताया है कि जो है पहले पत्थर लाठी डंडे से मारा, फिर अनंत सिंह गाड़ी घुमा के आया, फिर अनंत सिंह गोली मारा पैर में, गोली पैर में मारा तो मरे नहीं, फिर गाड़ी चढ़ा दिया, मर गए। बयान है, और मतलब अब हमारे हवाले नहीं है, यूट्यूब पे जाके आदमी सर्च कर ले, बयान पहले से है कि पैर में गोली मारा, और पैर में गोली मारा, उसके बाद गाड़ी चढ़ा के मार दिया। पहले लाठी डंडा पत्थर मारा, फिर कल एक एंकर हैं, एंकरानियों की शिरोमणि अंजना ओम कश्यप, पब्लिक शो से ब्रेक किया खबर, पब्लिक शो से ब्रेक किया भाऊ, कि अभी अभी पोस्टमार्टम वाली टीम के एक डॉक्टर ने, डॉक्टर अजय कुमार कोई था, और उसने भी क्यों कहा, उसको भी दिखा छपास न्यायपालिका और सबको देख के हो गया होगा। उसने बताया कि गोली से नहीं हुई है मौत, गोली जो है पैर में लगी और आर पार हो गई, लेकिन गोली से मौत नहीं हुई है। ये डॉक्टर नहीं बताएगा। इसके लिए अंजना ओम कश्यप या किसी को दिक्कत है ना कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ते तो जाकर के हैं वहां पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। पैर में अगर घुटने में गोली आर पार हो गई है तो घुटने में गोली आर पार होने से सबको पता है नहीं मरेगी। अच्छा, दूसरी बात,
अगर उसके परिवार ने, लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा होता कि सीने में गोली मारी है, कनपटी गोली मारी है, और तब पैर में आता तो होता कि अच्छा हाँ, खबर में नया एंगल है। कल शाम से आपको पता है क्या क्या गुमराह करने काम कर रहे हैं सब, कि आदमी कंफ्यूज हो जाए कि अच्छा इसमें लग रहा है आनंद सिंह का हाथ नहीं है। क्योंकि गोली मारने से हेडलाइन क्या हो रही बड़ी बड़ी, गोली मारने से नहीं हुई मौत दुलार चंद की। सवाल अब ये गोली मारने का है, चुनाव के समय असला लेके कैसा घूम रहा था वो? नहीं, और भावुक गाड़ी से कुचल के हत्या हुई। अच्छा, सुबह क्या हुआ, आज तक को पीछे छोड़ने के लिए ये आया एबीपी, जिसका आप विशेष प्रेम है आपका। उसने क्या लिखा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, स्ट्रोक से, हार्ट स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से हुई मौत। इन जाहिलों को फिर मैं कहता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं मेडिकल का एम नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत सारे जानकार, मेरे मित्र जानकार बहुत सारे हैं, आपके मुझसे ज्यादा भावुक हैं। गोली जब मारी जाती है या सर्पदंश होता है या तमाम ऐसी चीजें होती हैं, 90% डेथ उस समय स्ट्रोक से होती है। किसी को गोली मारी जाती है, बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि 8 गोली लगी थी, मरे नहीं, और बहुतों जो है छर्रा लग जाता है, मर जाते हैं। फर्क यही होता है, स्ट्रोक से मौत होती है 90%। उसी में जो कहते हैं ना, जिसे बहुत हार्डकोर क्रिमिनल है, 5 गोली लगी थी बच गया था, उनका इतना कलेजा मजबूत होता है, वो गोली वोली लगती है, उनको रहता है कि मैं मरूंगा नहीं, और उसको कुचला गया, मारा गया, कुचला गया, हो सकता है उसमें हार्ट फेलियर भी हुआ हो। अरे हत्या को आप लोग ऐसे जो है गुमराह करोगे? बहुत सारे सवाल है भाव, हम कहां कहां जाएं देखिए इस क्या चर्चा को है लेकर। आशीष जी देखिए, ये अंजना ओम कश्यप का प्रॉब्लम नहीं है, ये आने वाले इंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है, ये चैनल के मालिकों का प्रॉब्लम है। कोई ईडी में अटका है, कोई सीढ़ी में अटका है, कोई पीढ़ी में अटका है, क्या करे बेचारे। और दूसरी बात, आप भी लॉयल्टी से अटका है कि प्रधानमंत्री हमको फॉलो करे ट्विटर पे, हम्म हम्म हम भी बता दें कि हम आपसे भी ज्यादा प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं। सबसे रखे आगे, वही है ना टैगलाइन, हम्म सबसे रखे वो, एबीपी सबसे आगे, सबसे तेज चैनल है आज तक। वो इतना तेज है कि मरने वाले के पहले, उसकी प्राण जाने के पहले ही बता देते कि ये कैसे मरा है। कुछ दिनों के बाद ऐसी भी खबरें आएगी, साहब वो तो मरा नहीं, नहीं अभी मरने वाला है, हमारे पास पहले से खबर थी। सबसे तेज, हो सकता है ऐसा भी हो। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी नहीं आती, वो तो पुलिस ने जो प्रेस नोट दी उसी से फर्जीवाड़ा सब समझ में आ रहा था। हाँ, और अब तो पुलिस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी भरोसा नहीं करेंगे हम, महाराष्ट्र में उस डॉक्टर के जाने के बाद जो लिख के जाने गई के है। बाद लिखी गई है। वो जो इनकाउंटर हुआ है उस पर भी कैसा भरोसा करे आर्य का। हाँ, उसमें शिक्षा मंत्रालय और शिक्षण मंत्री जो पूरे पूर्व शिक्षक मंत्री थे, और दीपक वो केसरकर। शिक्षा, दीपक केसरकर, और जो शिक्षा मंत्रालय है, इनके दोनों के दावे विपरीत है। हम्म हम्म वो अब दीपक केसरकर कह रहे हैं मैं तो मुंबई में ही था, मेरे से ही बात करवा देते यार, क्यों नहीं करवा दी? वो बात हम्म करना चाहता था, मैं ही बात करता। हम्म क्यों उसको मारा गया जब इसके पास एयरगन थी? हम्म कई चीजें हैं आशीष, ये हर रूप से चारों तरफ से अपने कुकर्मों को पर्दा डालने के लिए उससे बड़े कुकर्म कर रहे हैं। अभी देश में हत्या न्यू नॉर्मल हो गया है। इस देश में चोरी करके चुनाव जीतना न्यू नॉर्मल हो गया है। यदि हत्या विपक्ष के किसी नेता की हुई है तो वो हार्ट अटैक है, और हार्ट अटैक से कोई सत्ता पक्ष का आदमी मर जाता है तो उसमें बहुत बड़ी साजिश देखी जाती है। नहीं, वहां पे भी गोपीनाथ मुंडे जैसा हो तो नहीं देखा जाता। नहीं देखा जाता। भाई गोपीनाथ मुंडे क्या था? गोपीनाथ मुंडे इनको सूट नहीं करता था ना। गोपीनाथ हाँ मुंडे, ऐसे कई भाजपा में लोग हैं जो नहीं सूट करते हाँ, आज की डेट में। वो तो, ये तो काटा था बीच में गोपीनाथ मुंडे। चलिए, कितना इन सब की कहानी बहुत जो है अब बहुत हो जाती दर्दनाक है। होती जा रही है। हाँ, अब दर्दनाक होती जा रही है, तो खैर
चर्चा हम और भी लेकर के आएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, वक्त हो गया है। पता नहीं मिड डे मुद्दा हम लोग रोज कोशिश करते हैं, लेकिन इतना यहाँ पर बेसिकली मैं एक बात साफ कर दूं कि हम लोग बहुत वो फॉर्मेट में आकर के जी सूटेड बूटेड, हम संवाद करते हैं तो संवाद में भावनाएं जुड़ती चली जाती हैं, इसलिए क्षमा हम मांगते हैं। वो बहुत सारी चीजें हाँ। और ये जानबूझ के नहीं होता है, हो जाता है, हमको भी पता है। तो हम लोग घंटा 2 घंटा बतियाते रहे, आप लोग पर प्रेशर नहीं हो, घंटा 2 घंटा बात करते। सही बात है, सही बात है। तो चलो, क्षमा कीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।